चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। 5वीं शताब्दी में रचित विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में चित्र सूत्र नामक अध्याय को भारतीय कला और विशेषकर चित्रकला के सूत्र पुस्तक के रूप में स्वीकार किया गया। हमारे ये जो विष्णु पुराण है उसमें एक अध्याय है जिसका नाम चित्र सूत्र है। चित्र सूत्र नाम है इस अध्याय का। इस अध्याय के बारे में इस पाठ के अंदर हम पढ़ेंगे। यह अध्याय आकृति बनाने की कला से संबंधित है जिसे प्रतिम लक्षण कहते हैं, जो कि चित्रकला के धर्म सूत्र हैं। इस अध्याय के अंदर हम लोग शेप्स के बारे में और प्रतिलक्षण के बारे में जानेंगे। शेप्स आप लोग जानते होंगे, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड मैनी मोर्स। अगर आप लोग आर्टिस्ट या अगर आप लोग नॉर्मल बच्चे स्टूडेंट्स, शेप्स कौन नहीं जानता। आकार, अगर कोई भी चीज़ अगर किसी एंगल में रखी है तो वो किसी न किसी शेप में ही रखी होगी। तो आगे चलते हैं। इसी खंड में तकनीकी उपकरण सामग्रियों तरह दीवार या भित्ति, धारण परिप्रेक्ष्य और मानव आकृति के त्रिआयोग रचना का उल्लेख किया गया। यह चित्रण विभिन्न अंगों जैसे ये जो चित्र होते थे ये विभिन्न अंग जैसे टाइप में पाए जाते थे, जैसे कि रूप भेद, दृश्य और आकार, प्रमाण या परिमाप, अनुपात और रचना, भाव या अभिव्यंजन, लवण्य या योजना। ये सौंदर्य, रचना, सदृश्य और दृश्य और वाणिक भंग या तुलिक और रंगों के उपयोग की वास्तविक उदाहरण सहित व्याख्या की गई है। इसमें से प्रत्येक कई उपभागों का भी उल्लेख किया गया है। कई शताब्दियों से धर्मसूत्र कलाकारों द्वारा पढ़ा, समझा और अनुसरण किया जाता रहा है। इस प्रकार चित्रकला भी सभी भारतीय शैलियों और चित्रशैलाओं का आधार बना। मध्यकाल की चित्रकला को उनके अपेक्षाकृत छोटे आकार के कारण लघु चित्र के नाम से भी जाना जाता था। पुराने समय में जो छोटे छोटे चित्र होते थे जिनको हाथों में रख के देख लिया जाता था, हाथ में रख के मतलब देखा जा सकता था, उन चित्रों को लघु चित्र कहा जाता था। छोटे आकार के होने के कारण इन लघु चित्रकारियों का हाथ में लेकर करीब से अवलोकन किया जाता था। कला संकरणों के महलों या दरवाजों के दीवारों पर अक्सर भिन्न भित्ति चित्र से सजाया जाता था। इसीलिए इन लघु चित्रों का उद्देश्य भी काफी दीवारों पर प्रदर्शित करना नहीं होता था। चित्रकला का एक बड़ा वर्ग पांडुलिपि चित्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें महाकाव्यों के काव्य, छंद और विभिन्न वहित साहित्य, संगीत ग्रंथ पांडुलिपि का चित्रण किया गया है। चित्रपट के शीत भाग पर हस्तलिखित छंद को स्पष्ट रूप से सीमांकित आयताकार स्थानों में लिखा जाता है। कभी कभी विषय वस्तु को लेख चित्र के रूप मुख्य पृष्ठ पर लिखकर पीछे की तरफ लिखा जाता था। पांडुलिपि चित्रण के व्यवस्थित रूप से विभिन्न भागों में रचित किया गया था। प्रत्येक भाग में कई बंधमुक्त चित्र या प्रण या पृष्ठ सम्मिलित होते थे। चित्रकाल कभी कभी विषय वस्तु को लेख चित्र के मुख्य पृष्ठ पर लिखकर पीछे की तरफ लिखा जाता था। पांडुलिपि चित्रण को व्यवस्थित रूप से विषय अनुसार विभिन्न भागों में रचित किया गया था। प्रत्येक भाग में कई बंधमुक्त चित्र या प्रण या पृष्ठ सम्मिलित होते थे। चित्रकार के प्रत्येक प्रण फोलियो का संबंधित लेख उस चित्र के ऊपरी भाग के सम्मिलित स्थान पर या उसके पीछे अंकित किया गया था। नेक्स्ट पेज। तदनुसार किसी के रामायण, भागवत, पुराण, महाभारत, गीता गोविंद, रामलला आदि के चित्र का कपड़े के टुकड़े से लपेटकर राजा के संरक्षक के पुस्तकालय में एक गठरी या पोटली के रूप में संग्रहित किया गया था। संग्रह का सबसे महत्वपूर्ण प्रण पृष्ठ फोलियो या पृष्ठ पुष्पिकारियों का पृष्ठ होता है, जिसमें संरक्षक के नाम की जानकारी, कलाकार या लेख, तिथि और संग्रह बनाने का स्थान या कार्य या चित्रण पूरा होने की स्थिति और इसी तरह का अन्य महत्वपूर्ण विवरण लिखा जाता था। हालांकि समय के साथ पुष्टिकार या पृष्ठ लुप्त या नष्ट हो चुके हैं। विनोद ने उसकी विशेषता के आधार पर इसका विवरण किया। चित्रकला की किसी भी तरह की आपदाओं जैसे आग, नमी और अन्य आपदाएं के प्रति अति संवेदनशील होते हैं।
कल्पकृतियों को अनमोल और कीमती माना गया है और यह सुलभ भी होती थी, जिन्हें प्रिय राजकुमारियों के विवाह में उपहार के रूप में भेंट किया जाता था। राजाओं व दरबारियों के बीच उपहार या कृतित्व के रूप में भी चित्र और कलाकृतियों का आदान प्रदान बड़े ही व्यवहारिक तौर पर होता था। इसका मतलब है कि पुराने टाइम पे जैसे जब शादी होती थी या फिर कुछ व्यवहार वगैरह होता था, जो भी होता था, आई मीन फेस्टिवल टाइप का कुछ भी, ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर लेन देन चित्र और चित्र पटकारियों का होता था। पेंटिंग्स वगैरह का आदान प्रदान उनको दे रहे हैं, वो उनको गिफ्ट में दे रहे हैं, इस तरीके से। चित्र तीर्थयात्री, भिक्षुक, साहसी, खोजकर्ता, व्यापारी और पेशावर कथावाचक के साथ दूर दराज के क्षेत्र में ले जाया जाता था। उदाहरण स्वरूप बूंदी के राजा के पास मेवाड़ के चित्र का संग्रह या इसके विपरीत मेवाड़ के राजा के संग्रह में बूंदी के चित्र मिले सकते हैं। हमारे मेवाड़ के राजा के बारे में तो जानते होंगे आप लोग, उनके संग्रहालय में काफी सारे चित्र पाए गए, उनका उदाहरण दिए हैं यहाँ पे। चित्रकलाओं के इतिहास का पूर्ण निर्माण एक अनुपूर्ण कार्य है। दीनकृत की तुलना में आदीनकृत कलाकृति कम है। कला अनुक्रमित रूप से व्यवस्थित करने पर इसके मध्य कई स्थान रिक्त हैं। इसके बारे में किसी के भी द्वारा इस तरह के चित्रण के विकास या समृद्ध या गतिविधि का अनुभव लाया जा सकता है। स्थिति की जटिलता तब अधिक बढ़ जाती है जब ये बिखरे पृष्ठ अपने मूल भाग का हिस्सा न रहकर विभिन्न संग्रहालयों और निजी संग्रहों में बिखर गए, जो इधर उधर समय समय पर दिखने को मिलते हैं। ये परिभाषित समय को चुनौती देते हैं और विनोदों को पूर्ण कलाकर्म में प्रशोधन करने और उसे पूर्ण परिभाषित करने के लिए विवश करते हैं। इस प्रकार आदिम के चित्रकलाओं के समूहों को उनकी शैली के आधार और अन्य परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता रहा है। पश्चिम भारतीय चित्रकला शैली। भारत के पश्चिम भाग में जो चित्रकला शैली फली फूली उसे पश्चिम भारतीय चित्रकला शैली के नाम से जाना जाता है। गुजरात इसका प्रमुख केंद्र है। जो हमारे भारतीय चित्रकला शैली है उसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? गुजरात, ठीक है। इसके साथ साथ राजस्थान का दक्षिणी भाग और मध्य भारत का पश्चिमी भाग इसमें सम्मिलित है। गुजरात में अनेक महत्वपूर्ण बंदरगाह होने के कारण इस भूभाग से अनेक व्यापारी मार्ग जाते थे। परिणाम स्वरूप यह अनेक संपन्न व्यापारी व स्थानीय सम्मत प्रमुख रूप हुए, जो स्थित आर्थिक संपन्नता के कारण कला के सभी सशक्त संरक्षण बने। प्रमुख रूप से जैन समुदाय के व्यापारी वर्ग ने जैन धर्म के विषयों को संरक्षित किया। जैन विषयों और पांडुलिपि पर आधारित पश्चिम भारतीय शैली का यह भाग जैन चित्रकला के नाम से जाना जाता है। शास्त्र दान की परंपरा के कारण जैन शैली के विकास को और प्रोत्साहन मिला। जैन समुदाय में सचित्र पांडुलिपि को मठ के पुस्तकालय जैसे भंडार कहा जाता था। में दान करना एक परंपराकार सच्चादार व धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। ये महावीर का जन्म, कल्पसूत्र, इसका नाम कल्पसूत्र है। ये आई थिंक ये आपके CUT के एग्जाम में आ जाता है। ये फोटो इस टाइप में, तो थोड़ा गौर से देखना पिक्चर्स को और एक बार दोबारा से बुक में पढ़ लेना। नेक्स्ट, कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय चित्र ग्रंथ है। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के नाम से लेकर निवाड़ तक की विशेष घटनाओं का वर्णन किया गया है, जो कलाकारों को उनके जीवन चरित्र को चित्रित करने के लिए विषय प्रदान करता है। उसके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विषय रूप से प्रस्तुत किया गया है। गर्भधान, जन्म, गृहत्याग, ज्ञान प्राप्ति व प्रथम उद्देश्य और महानिर्वाण तीर्थंकरों के जीवन समृद्धि अनेक घटनाओं अधिकतम भाग काल्पनिक कल्पसूत्र में सम्मिलित है। लोकप्रिय चित्रग्रंथों में कलाकृति कथा और संग्रहित उल्लेखनीय है और कलाकृति कथा आचार्य कला की कहानी का वर्णन है, जो एक दुष्ट राजा से अपनी अपराधा बहन एक जैन तपस्विनी और बचाने पर आधारित है। यह विभिन्न रोमांचकारी घटनाक्रम और कालक की रोमांचक यात्रा को प्रस्तुत करता है। वह अपनी कल्पित बहन का पता लगाने के लिए भूमि का परिमार्जन कर रहे हैं, अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन अन्य राजाओं के साथ
संबंध स्थित करते हुए और अंत में दुष्ट राजा से युद्ध कर रहे हैं। उत्तरण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है। वह भिक्षु के आचार सहित का पालन करने का वर्णन किया गया है। वही संग्रहित सूत्र एक बहिर्ण संबंधित ग्रंथ के साथ जिनकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी, उनमें से भ्रमण की रचना और अंतरिक्ष के विषय में अवधारणाएं सम्मिलित हैं। जैनियों ने इन ग्रंथों की कई प्रतिक्रिया लिखवाई। इन ग्रंथों में ये तो बहुत कम अथवा अत्याकृतिक चित्र मिलते हैं। इस प्रकार एक विशेष पोथी या चित्र को लेखन और चित्रण के लिख वर्गों में विभाजित किया जाता है। पांडुलिपि या ये जो जिस ग्रंथ के बारे में बात हुई थी, उसका फोटो है, कलाकृत का था, उसमें एक उसकी बेटी को बचाने के ऊपर वगैरह जो स्टोरी बोल पड़ी इस बुक के अंदर है। पोथी चित्र के पृष्ठों को एक साथ जोड़ने के लिए ऊपर और नीचे पटलीस नामक लड़की का आवरण का उपयोग किया जाता है और जोड़ने के लिए एक छोटा सा छेद बनाया जाता है, जिससे उसे एक डोर के द्वारा बांध दिया जाता है ताकि वह संरक्षित रहे। 14वीं शताब्दी में कागज के आने से पहले प्रारंभिक से चित्रकला परंपरागत रूप से ताड़ के पत्तों पर बनाई जाती थी। तो देखिए, ये मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। देखिए, ये ताड़ के पत्ते ऐसे दिखते हैं। इनके ऊपर पुराने टाइम पे आप लोग पेंटिंग स्केचबुक होगी, अलग अलग पेपर्स होंगे, अलग अलग जीएसएम टाइप वाले पेपर होंगे। ठीक है, उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। उस टाइम पे पेंटिंग्स वगैरह ताड़ के पेपर पे होती थी। ठीक है, कहाँ गया? पुराने टाइम पे पेंटिंग्स ताड़ के पत्तों पर बनाई जाती थी। भारत के पश्चिमी भाग से ताड़ के पत्ते की सर्वप्रथम पांडुलिपि 11वीं शताब्दी की है। ताड़ के पत्तों को चित्रण से पहले तैयार किया जाता था और तेज नुकीले सुलेख उपकरण के उपयोग से पत्ते पर लेखन का कार्य कुशलता से किया जाता था। ताड़ के पत्तों पर संकीर्ण और छोटे स्थान के कारण आरंभ में चित्रण मात्रा 48 तक ही सम्मिलित थी, जहां देवी देवताओं की आकृतियों और जैन आशयों की जीवन से जुड़ी घटनाओं का चित्रण चमकदार रंगों से किया जाता था। जैन चित्रकला में विशेष प्रकार के संयोग, योजनाबद्ध और सरलीकृत भाषा का विकास हुआ। अधिकांश चित्र में विभिन्न घटनाओं का समायोजित करने के लिए चित्रपटल को भागों में विभाजित किया गया। चित्रों में चमकीले रंग और कपड़े के अलंकरण का प्रयोग स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। संयोग में पतली लहरदार रंगों का प्रबल प्रभाव है और चेहरे को 3 आयामों में दर्शाने के लिए एक अतिरिक्त आंख का प्रयोग देखने को मिलता है। चित्रों में वास्तुशिल्प में कलाकृत कालीन गुंबद और नुकीले महराब का चित्रण गुजरात मूल जैनपुर और पटन के क्षेत्रों में सुल्तानों की राजनीतिक उपस्थिति को दर्शाते हैं। जहाँ ये चित्र बने, कपड़े के चंदन या शामियानों और पर्दों, मेज, कुर्सी आदि वेशभूषा का उपयोगी वस्तुओं इत्यादि पर स्वदेशी और स्थानीय जीव शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। भूदृश्य या प्रकृति दृश्य के स्वरूप का चित्रण विस्तृत रूप में न होकर मात्र सांकेतिक या संधारणता किया गया है। लगभग 1350 से 1450 के 100 वर्षों की अवधि को जैन चित्रकला का सबसे रचनात्मक कला माना जाता है। चित्रों की संरचना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का अनुभव किया जा सकता है, जहां प्रबल रूप से देवी देवताओं के साथ आकर्षक रूप से चित्रित भूदृश्य या प्राकृतिक दृश्य, नृत्य करती मानव आकृति और पदयात्रा बजते संगीतकारों का चित्रण मुख्य चित्र के हाशिए पर किया गया है। इन चित्रों को स्वर्ण और लज्जावृत के प्रचुर उपयोग से चित्रित किया गया है, जो इन चित्रों के निर्माता या संरक्षकों को संपन्न और सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। इन धार्मिक ग्रंथों के अतिरिक्त तीर्थ पट या मंडल और गैर धार्मिक कहानियों को भी जैन समुदाय के लिए चित्रित किया जाता था। जैन चित्रों के अतिरिक्त इसका निर्माण या निरीक्षण धनी व्यापारियों और संप्रकृत भक्तों और द्वारा करवाया जाता था। 5वीं और 16वीं शताब्दी के
में सामंतों, जमींदारों, धनी नागरिकों और ऐसे अन्य लोगों के बीच चित्रकला की एक समांतर परंपरा मौजूद थी, जिसमें धर्मनिरपेक्ष और साहित्यिक विषय के चित्रण सम्मिलित थे। यह चित्रकला विदेशी परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका निर्माण राजस्थान के राज दरबार की शैलियों और मुगलों के प्रभाव के आने से पहले हुआ था। इसी समय में हिंदू और जैन विषयों के अनेक चित्र और चित्रित किया गया, जैसे महापुराण, चौरपंचिक, महाभारत का अनेक प्रभाव भगवत पुराण, गीता गोविंद और अन्य कुछ चित्रकण जो इस संवेदनशील शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस काल और शैली को साधारण रूप से पूर्व मुगल और या पूर्व राजस्थानी शैली के रूप में भी जाना जाता है, जिससे संवेदनशील और भी कहा जा सकता है। ये हमारे गुजरात की शैली है। इसी काल के दौरान इन चित्रों के समूह में एक विशेष शैली का विकास हुआ, जिसमें मानव रचना की एक विशेष शैली का विकास देखने को मिलता है। साथ ही साथ पारदर्शी वस्तुओं के चित्र में विशेष दृष्टिगोचर होता है। नायिका के सिर पर गुब्बारे की तरह से उखड़ी विभिन्न प्रकार की रेखाएं से जल निकायों और विशेष रूप से क्षैतिज वनस्पति जीवों आदि का चित्रण किया गया है। यह सभी औपचारिक तत्व 7वीं शताब्दी की आरंभिक राजस्थानी चित्रकला से प्रभावित करते हैं। उत्तर पूर्व पश्चिम के कई क्षेत्रों पर 12वीं शताब्दी के अंत में मध्य एशिया के संतलन राजवंश के शासन में अनेक के बाद स्पष्टता फारसी, तुर्की और अफगान के प्रभाव को चित्र में देखा जा सकता है। अफगान के प्रभावों को चित्रों में देखा जा सकता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां सुल्तानों द्वारा चित्रों का निर्माण करवाया गया, जैसे कि मालव, गुजरात, जोधपुर और अन्य सल्तनत शासित क्षेत्र। इन राज दरबारों में कुछ अन्य एशिया कलाकारों के साथ स्थानीय कलाकार द्वारा चित्रों के निर्माण से स्वदेशी शैलियों और फ्रांसी शैलियों के परंपरा मिश्रण से एक नई शैली का उदय हुआ। और ये दोनों शैली मिलकर एक नई शैली बनी। कौन सी? स्वदेशी शैली और फ्रांसी शैली, इस शैली से मिलकर एक नई शैली का निर्माण हुआ, जिसे सल्तनत चित्रकला कहा गया। ठीक है, यह शैली एक तुलना में पद्धति का अधिक प्रतिनिधित्व करता है, जिस फ्रांसीसी मिश्रण का प्रभाव है। स्वदेशी चित्रण पद्धति चित्रण जन रूप से स्वदेशी तत्वों के साथ फ्रांसीसी तत्वों जैसे रंग, शरीर रचना, करण, सूक्ष्मता के साथ सरल प्रकृति दृश्य या भू दृश्य इत्यादि के साथ दिखाई दे रहे हैं। नसीर शाह खिलजी 1500 से 10 ईस्वी के शासन काल के दौरान मंडू में चित्रित नीमतनामा पकवानों की किताब इस शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह व्यंजनों की पुस्तक है। जिसके एक खंड में शिकार का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही दीवारों सौंदर्य प्रधान इस चित्र के निर्माण और इसके उपयोग दिशा निर्देश दिए गए हैं। सूफी विचारों पर आधारित कहानी और लोचंद चित्रकला इस प्रवृत्ति के उदाहरण है।
ये हमारा लास्ट टॉपिक है, पाल चित्रकला शैली। जैन साहित्य एवं चित्रकला की भांति पूर्वीय भारत के पाल शासकों के समय में लिखित सचित्र पांडुलिपि 11वीं और 12वीं शताब्दी की आरंभिक चित्रकला के उदाहरण है। पाल कला 750 से 12वीं शताब्दी के मध्य बौद्ध का अंतिम मुख्य काल था। नालंदा एवं विक्रमशील जैसे महाविहार विश्वविद्यालय बौद्ध ज्ञान एवं कला के महान केंद्र थे। यहाँ पर बुद्ध धर्म से संबंधित असंख्य पांडुलिपि एवं सर्वजन बौद्ध देवी देवताओं के चित्र ताड़पत्र पर चित्रित किए गए। इन केंद्रों में कांस्य मूर्ति की ढलाई के लिए भी कार्यालय थे। दक्षिण पूर्व एशिया के छात्र और तीर्थयात्री शिक्षा और धार्मिक शिक्षा के लिए इन केंद्रों या महावीर विद्यालयों में आए और पालकालीन बुद्ध कला के कस्य और सचित्र पांडुलिपियों के अनु अपने साथ वापस ले गए। इस प्रथा ने पाल कला का विभिन्न स्थानों उदाहरण स्वरूप नेपाल, तिब्बत, बर्न, श्रीलंका और जावा देशों में सुगमता से प्रसार किया। जैन चित्रकला की कोणीय रेखाओं के विपरीत कलात्मक एवं प्रमाण रेखाएं तथा हालांकि रंग योजना पाल शैली की चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं हैं। अजंता की तरह पाल शैली में माठों में मूर्तिकला, प्रति और चित्र में समांतर कला शैली का अनुभव होता है। अष्ट साहित्य का प्रज्ञा पारामित बोधलेन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड या 8000 पंक्तियों में लिखे गए बुद्धिमंत के पूर्ण ताड़पत्र पर निर्मित पालकालीन बौद्ध पांडुलिपि का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इस पोथी का चित्रण नालंदा विश्वविद्यालय पल शासक रामपाल के 5वें राजवंश अथवा 11वीं शताब्दी के अंतिम तिमाही में हुआ। इसे 6 पृष्ठचित्र से चित्रित है एवं दोनों चित्रित लकड़ी के आवरण है। ये आवरण पांडुलिपि के पृष्ठ के ऊपर नीचे लगाकर फिरते से बांधे जाते हैं ताकि पांडुलिपि सुरक्षित रहे। मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन के पश्चात बाल राजवंश का कमजोर होता गया। अंततोगत्वा 13वीं शताब्दी के पूर्वोत्तर में पाल का काल का अंत हो गया, जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया। ये चैप्टर हमारे यहाँ ख़त्म होता है। तो इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो या कुछ और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो इसके नोट्स के ऊपर बना दूँगी। सो थैंक यू।